जो शायद हेडलाइंस में अभी स्पेकुलेशन है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के अंदर ऑलरेडी डिसीजन फेज में पहुंच चुकी है। जब अमेरिका बात करता है दुनिया सुन लेती है। जब अमेरिका वार्निंग देता है दुनिया कैलकुलेट करती है। और जब अमेरिका चुपचाप प्रिपेयर करता है तो दुनिया को समझ लेना चाहिए कि डिसीजन हो चुका है। एयरक्राफ्ट कैरियर मूवमेंट कोई रूटीन ट्रैफिक नहीं होता। एयरक्राफ्ट कैरियर एक फ्लोटिंग सोवरेन टेरिटरी होता है। इस वॉर का सबसे ब्रूटल एस्पेक्ट मिसाइल्स नहीं होंगे। सबसे ब्रूटल एस्पेक्ट होगा इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन, स्टेटस को रिवाइव करना। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। दोस्तों, ये वॉर ट्वीट से शुरू नहीं हुई, हेडलाइन से नहीं चल रही है, और ब्लफ पे भी खत्म नहीं होगी। वंदे मातरम दोस्तों, मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़ाई की जो शायद हेडलाइंस में अभी स्पेकुलेशन है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के अंदर ऑलरेडी डिसीजन फेज में पहुंच चुकी है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में एक गोल्डन रूल होता है। जब अमेरिका बात करता है दुनिया सुन लेती है। जब अमेरिका वार्निंग देता है दुनिया कैलकुलेट करती है। और जब अमेरिका चुपचाप प्रिपेयर करता है तो दुनिया को समझ लेना चाहिए कि डिसीजन हो चुका है। आज यूएस ईरान का एग्जैक्टली इसी थर्ड फेज में यूएस ईरान वाला सिचुएशन जो है वो थर्ड फेज में पहुंच चुका है। ये तीसरा वाला फेज। बहुत लोग बोलते हैं अरे यार, एयरक्राफ्ट कैरियर तो घूमते रहते हैं, इसमें क्या नॉर्मल है, इसमें क्या अबनॉर्मल है रादर। आई टेल यू व्हाट, एयरक्राफ्ट कैरियर मूवमेंट कोई रूटीन ट्रैफिक नहीं होता। एयरक्राफ्ट कैरियर एक फ्लोटिंग सोवरेन टेरिटरी होता है। उसका मूव होना मतलब होता है लॉजिस्टिक्स आर एक्टिवेटेड, कमांड शिफ्ट हो चुका है, कंटिजेंसी टाइमलाइंस आर लॉक्ड। और जब सेलर्स की छुट्टी कैंसिल हो, मेंटेनेंस डिले हो, डिप्लॉयमेंट विंडो एक्सटेंड हो, तो इसका मतलब होता है कैलेंडर अब डिप्लोमेसी डिसाइड नहीं करेगा, बैटलफील्ड डिसाइड करेगा। ट्रम्प को समझना यहाँ बहुत जरूरी है दोस्तों। ये कोई आइडियोलॉजिकल प्रेसिडेंट नहीं है। ये कोई ह्यूमैनिटेरियन प्रेसिडेंट भी नहीं है। ये एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है। उसका लॉजिक सिंपल है। 47 साल बात की, लोग मरते रहे, रिजल्ट जीरो। ईरान की बात है, 47 साल से चल रहा है ना ये। 1979 से जो ब्लॉकेड लगा रखा है, उसके लिए, ट्रम्प के लिए डिप्लोमेसी तब तक वैलिड होती है जब तक आउटकम दिख रहा हो। और जब आउटकम बंद हो जाता है तो ट्रम्प का नेक्स्ट स्टेप होता है प्रेशर एस्केलेशन, जो अभी हमको ईरान में दिख रहा है। बहुत लोग सोचते हैं अमेरिका आएगा मार के निकल जाएगा ईरान को, लेकिन दोस्तों, दिस इज नॉट वेनेजुएला। और ये 2003 वाला इराक भी नहीं है। ईरान इज अ लार्ज पॉपुलस, बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है। टेरेन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, प्रॉक्सी नेटवर्क वाइड स्प्रेड है, आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डीपली एम्बेडेड है सोसाइटी में। इसीलिए ये वॉर कोई क्विक नॉकआउट के लिए डिजाइन नहीं हो रही। ये वॉर डिजाइन हो रही है एग्जॉस्ट करने के लिए, प्रेशर बिल्ड करने के लिए, इंटरनल क्रैक्स बढ़ाने के लिए। और इसी को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये होगा एक लॉन्ग हॉल वॉरफेयर। ईरान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका नहीं है। ईरान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टाइम। वेपन्स लिमिटेड है, इकोनॉमी इज ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस, ऑयल एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्टेड है, बैंकिंग सिस्टम सफोकेटिंग है उनके। और जब वॉर लंबी होती है तो सबसे पहले इकोनॉमी ही मरती है। करेक्ट, वॉर का डायरेक्ट इंपैक्ट तो इकोनॉमी पर है। और इकोनॉमी के साथ पब्लिक पेशेंस, एलिट यूनिटी, रेजिम की लेजिटिमेसी, सब गिरना शुरू हो जाएगा। इस वॉर का सबसे ब्रूटल एस्पेक्ट मिसाइल्स नहीं होंगे। सबसे ब्रूटल एस्पेक्ट होगा इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन। सैंक्शंस का मतलब सिर्फ ट्रेड बंद होना नहीं होता। सैंक्शंस का मतलब होता है इंश्योरेंस बंद, शिपिंग रिस्क प्रीमियम, पेमेंट पैरालिसिस, करेंसी कोलैप्स। और जब करेंसी कोलैप्स होती है तो वॉर सीधा किचन तक पहुंच जाएगी। अमेरिका ओपनली बोले या ना बोले, पैटर्न हमेशा सेम रहा है। सद्दाम को प्रेशर डाला है, गद्दाफी को प्रेशर डाला है, मदुरो को प्रेशर डाला है वेनेजुएला में। डायरेक्ट इन्वेशन इज द लास्ट ऑप्शन। पहले इकोनॉमिक पेन, इंटरनल डिसेंट, एलिट डिफेक्शंस,
ये वही है चाणक्य नीति, साम दाम दंड भेद। दंड सबसे लास्ट में। और जब सिस्टम इंटरनली फ्रैक्चर होता है, अब आप ईरान के केस में देखिए, अगर वो इंटरनली फ्रैक्चर हो गया तो रिजिम खुद ही वीक हो जाएगी। खमेनाई की जो रिजिम है वो खुद ही वीक हो जाएगी। ईरान के केस में भी यही मॉडल चलाया जा रहा है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में एक और प्लेयर है जो शांति से चल रहा है, बिल्कुल लाउड नहीं है, पर एक्सट्रीमली डिसाइसिव। ऑब्वियसली इसराइल। इसराइल के लिए ईरान सिर्फ थ्रेट नहीं है, एग्जिस्टेंशियल रिस्क है। इसीलिए इसराइल इंटेलिजेंस शेयर करता है, स्ट्राइक्स भी कोऑर्डिनेट करेगा और एस्केलेशन से भी नहीं डरेगा, क्योंकि वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ईरान उसके लिए। और जब इसराइल इन्वॉल्व होता है तो कॉन्फ्लिक्ट का इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। बहुत सारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज बोल रही हैं अगर ईरान पर अटैक हुआ तो रीजन जल जाएगा, रीजन विल बिकम इवन मोर वॉलेटाइल। सबको अपनी इकोनॉमी बचानी है, सबको अपना रिजिम बचाना है। आई एम टॉकिंग अबाउट सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज ऑल्सो। हर कोई अपनी रिजिम बचाने के पीछे है। उनको ये लग रहा है अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो गया तो उनकी रिजिम गिर जाएगी। इसीलिए लाउड कंडेमनेशन कोई नहीं, लाउड कंडेमनेशन होगा लेकिन डायरेक्ट इंटरवेंशन लिमिटेड रहेगा। और ईरान इस रियलिटी को अच्छी तरह जानता है, और यही उसकी आइसोलेशन को और डेंजरस बना देता है। अब ये वॉर जो है वो कोई 4 घंटे में खत्म नहीं होने वाली, 2 दिन में डिसाइड नहीं होगी। ये हफ्तों शायद महीनों तक चले। और लंबी वॉर का मतलब आप सोचिए क्या होगा, रिसोर्स ड्रेन, मोरल इरोजन एंड पॉलिटिकल फटीग। अमेरिका इस फेस के लिए रेडी दिख रहा है फिलहाल। ईरान मेरे ख्याल से उतना नहीं। दोस्तों, जब भी कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इस स्टेज पे पहुंच जाता है तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं बचते। नॉइज बहुत होता है, स्टेटमेंट्स बहुत आती हैं, एनालिसिस बहुत चलते रहेगा, पर एंड गेम हमेशा लिमिटेड होता है। और इस केस में भी रियलिस्टिकली सिर्फ 3 पॉसिबल एंड गेम्स दिख रहे हैं। एंड गेम नंबर 1 वो कौन सा है? ईरान शुड साइन ऑन डॉटेड लाइंस। ये सबसे क्लीन आउटकम होगा। ईरान बोले न्यूक्लियर एम्बिशंस पे कॉम्प्रोमाइज, इंस्पेक्शंस अलाउड, रीजनल पोस्चर थोड़ा सॉफ्टन होगा। अब इस सिनेरियो में वॉर अवॉइड हो जाएगी, सैंक्शंस ग्रेजुअली ईज हो सकती हैं, रिजिम सरवाइव कर सकती है। पर यहां प्रॉब्लम यह है, ये ऑप्शन आइडियोलॉजिकली ईरान के लिए सबसे मुश्किल है। वो क्यों झुकेंगे? जो ईरान का जो मुल्ला रिजिम है, कट्टर मुल्ला रिजिम, वो क्यों झुकेगा यूएस के सामने या इसराइल के सामने? ये तो नैरेटिव कोलैप्स हो गई। वो बिल्कुल नहीं करेंगे। और जब आइडियोलॉजी पे खड़ी रिजिम को आइडियोलॉजी ही छोड़नी पड़े तो बस सिस्टम तो अंदर से टूट जाएगा। एंड गेम नंबर 2, रिजिम का ही इंटरनल कोलैप्स। ये अमेरिका का हिस्टोरिकली फेवरेट मॉडल है। डायरेक्ट इन्वेजन से पहले इकोनॉमिक प्रेशर, इंटरनल डिसेंट, एलिट में फैक्श एलिट में फैक्शंस कराओ, पब्लिक फ्रस्ट्रेशन, और फिर एक दिन सिस्टम खुद ही वेट हैंडल नहीं कर पाता। और इस सिनेरियो में लीडरशिप चेंज होनी ही है। पर ईरान जो है वो फॉर्मली इंटैक्ट रहेगा। बाहर से पावर्स जो आएंगी वो लोग बोलेंगी इट इज पीपल्स विल। पर ये जो प्रोसेस होगा ये एक्सट्रीमली मेसी होगा, इतना इजी नहीं होगा, अनप्रेडिक्टेबल होगा। और शॉर्ट टर्म में इंस्टेबिलिटी गारंटी है, पूरा मिडल ईस्ट जलेगा। एंड गेम नंबर 3, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होके रीजन को ही हिला दे। और ये सबसे डेंजरस ऑप्शन है। और अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा ये चीज टेबल पे होता है। और इसका मतलब है प्रॉक्सी वॉर्स एक्टिव हो जाएंगे, ऑयल रूट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और रीजनल प्लेयर्स खींच जाएंगे, ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट करेंगे, उथल पुथल होगी पूरी तरह। ये ऑप्शन कोई नहीं चाहता। पर जब ईगो, आइडियोलॉजी और मिस कैलकुलेशन साथ आ जाएंगे तो भैया हिस्ट्री तो यही बताती है कि ये ऑप्शन अपने आप ट्रिगर हो जाता है। पर इन तीनों सिनारियोज के बीच एक बात बिल्कुल कॉमन है, स्टेटस को रिवाइव करना। जो आज है वो कल नहीं रहेगा।
कुछ ना कुछ तो बदलेगा। या लीडरशिप बदलेगी, या अलाइनमेंट बदलेगा, या फिर पूरा सिस्टम ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मिडल ईस्ट में हिस्ट्री कभी पॉज पे नहीं जाती, वहां सिर्फ ट्रांजिशन होते रहता है। और जब ट्रांजिशन होता है तो वो शोर मचा के नहीं आता, वो चुपचाप सिस्टम में घुस जाएगा। इराक का देखिए। और फिर अचानक दुनिया को रियलाइज होता है कि मैप पे चीजें पहली जैसी नहीं रही। इसीलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ वॉर या नो वॉर के लेंस से मत देखिए। इसको आप देखिए एंड ऑफ एन एरा के रूप में, रीबैलेंसिंग ऑफ पावर के रूप में, और एक ऐसे मूवमेंट के रूप में जहां मिडिल ईस्ट का फ्यूचर क्वाइटली रीराइट हो रहा है। यही असली खेल है। दोस्तों, ये वॉर ट्वीट से शुरू नहीं हुई, हेडलाइन से नहीं चल रही है, और ब्लफ पे भी खत्म नहीं होगी। ये वॉर कैलकुलेशन पे चल रही है। प्योर कैलकुलेशन। कितना टाइम, कितना पैसा, कितने लोग। और जब यूएस, इतिहास ये बोलती है, जब यूएस कैलकुलेशन मोड में होता है, देन इट टेक्स टाइम। पर यूएस पीछे नहीं हटता। इराक वाला प्लानिंग कई सालों से चल रहा था, इट डिडंट बैक ऑफ। लिबिया वाला प्लानिंग कई सालों से चल रहा था, इट डिडंट बैक ऑफ। वो दिखेगा ही नहीं सामने लोगों को कि क्या चल रहा है। आज सोशल मीडिया है, एंड देर आर लॉट ऑफ एनालिसिस दैट आर गोइंग ऑन एवरी सिंगल मूव, इसीलिए हमको ये दिख रहा है कि यूएस कर क्या रहा है धीरे धीरे। पर ये धीरे धीरे चल रहा है। चलिए, आज का सेशन यही एंड करते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट का मैप शायद वही रहे जो आज है, ऐसा गारंटीड नहीं है। लेट्स सी कितना मैप बदलेगा, कहाँ कहाँ चोक पॉइंट्स आएंगे। वी विल कीप एन आई। जय हिंद, भारत माता की जय।